हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा कि सेंटर ने क्या किया। एक डीएनए बिल इंट्रोड्यूस किया था पहले। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट भी कर रही थी उसको, बट फाइनली अब उसको विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया है। तो डिटेल में इस डीएनए बिल के बारे में जानते हैं और क्या इसके पीछे रीज़न और आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज़ द न्यूज़ दैट गवर्नमेंट हैज़ विदड्रॉ डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। देखिए, रेगुलेशन बिल क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। बट ऑब्वियसली कोई भी बिल आता है तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। कुछ पार्टीज उसके फेवर में होती हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में होती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसका यूज़ एंड एप्लीकेशन पे जो बिल आया था, फाइनली उसको यहाँ पे विदड्रॉ करना पड़ा क्योंकि शायद वो उतने भी फेवर में वर्क नहीं कर रहा था। सिलेबस में बायोटेक में ये पार्ट आपका कवर होता है। इनफैक्ट जो पॉलिटी वाला पार्ट आप पढ़ते हैं वहाँ पे भी पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन वहाँ पे भी कवर होगा। प्रीलिम्स में ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बिठाई गई थी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, उनका क्या रोल रहता है। एंड ऑब्वियसली इस बिल से रिलेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी बिल जो यूज एंड एप्लीकेशन का बिल था, ये क्या था। क्योंकि अब विड्रॉ हो चुका है, इस बिल को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार इसको प्रपोज किया गया था 2003 में। तो आप देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको कितना समय लगता है। जब वो इतना भी मेन स्ट्रीम नहीं होती तो कितना समय लग जाता है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा। तो बहुत सी चेंजेस 2003 के बाद, बहुत सी चेंजेस इस डिस्कशन में हमने देखी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी अपनी राय दी है, लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी राय दी है। फिर 2019 में क्या होता है कि इस बिल को रेफर कर दिया जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो यहीं पे मैंने आपको कहा कि ये एग्जाम के लिए आप इम्पॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में, तो इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। 2 साल के बाद पैनल का रिपोर्ट जो है, जो कमेटी का रिपोर्ट है, वो रिलीज होता है, जिसमें इट हाईलाइटेड द फियर्स ऑफ नंबर ऑफ एमपीज। तो जो भी एमपीज इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, कुछ कुछ कंसर्न्स आप कह सकते थे, कंसर्न्स थे, वो निकल के सामने आए कि ये डीएनए बिल जो है इसका मिसयूज हो सकता है सोसाइटी के कुछ लोगों के खिलाफ, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, पॉलिटिकल व्यूज के बेस पे। कहीं ना कहीं प्राइवेसी का क्वेश्चन, या प्राइवेसी का जो क्वेश्चन है वो निकल के सामने आता है। आप डीएनए समझ रहे हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंट है, डीएनए क्या है। दिस इज साइंस टर्म, आपका जेनेटिक मटेरियल, हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल पे आप देखते हैं कई मूवीज में कि पैटर्निटी टेस्ट कराए जाते हैं, इस बच्चे के माँ बाप कौन हैं, डीएनए से जाना जाता है। डीएनए से कई बार जो डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से डीएनए सैंपल्स रखना, स्टोर करना, उसको रेगुलेट करने की यहाँ पे बात की जा रही थी। ठीक है, तो आई होप नाउ यू नो द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे। अब पार्लियामेंट कमेटी के पास गया, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो वो क्या है। देखो, इसको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, या आप कह सकते हैं नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन, या स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। जो स्पीकर के डायरेक्शन के अंदर ये कमेटी काम करती है। इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है जो लोकसभा या राज्यसभा प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से इनिशिएट हुआ है ये। और फिर कंसल्टेटिव कमेटीज बनाई जाती हैं जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स रहते हैं। दे आर नॉट द पार्लियामेंट्री कमेटीज एज दे डू नॉट फुलफिल द अबव 4 कंडीशन। कंसल्टेटिव कमेटीज जो हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वो बनाई जाएंगी, वो या नॉमिनेट किए जाएंगी स्पीकर या चेयरमैन पे, या डिपेंड करता है कि वो बिल आपका लोकसभा से शुरू हो रहा है या राज्यसभा वो कमेटी बना रही है, राइट। कंसल्टेटिव कमेटीज अलग होती हैं, उसमें भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटीज से अलग होती हैं। सो देयर आर 2 टर्म्स। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम जान रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद द कंसल्टेटिव कमेटीज। तो ये देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आती हैं, एडहॉक कमेटीज आती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज जैसे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज हो गई, डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हो गई, जैसे आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी है, और डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी। और एडहॉक कमेटी के अंदर आपकी जॉइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी आती हैं। तो ये इसका बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट कमेटीज का, राइट। नाउ रोल क्या है पार्लियामेंट्री कमेटीज का। जो भी लेजिस्लेटिव
एडवाइस किसी को चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, वो ये देगी। मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करती है ये, पार्लियामेंट जो जिस तरीके से डिसीजन लेती है, जिस तरह से सोचती है, उस तरीके से ये वर्क करती है। पूरा जो भी चीज़ इसको इस पर वर्क करने के लिए से डीएनए बिल यहाँ पे दिया गया, इसको देखो भाई ये सही है या नहीं है, तो इसको पूरा स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और गवर्नमेंट पे भी एक तरीके का चेक यहाँ पे रहता है। अब ये डीएनए टेक्नोलॉजी बिल क्या था, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बना रहे थे कि डीएनए सैंपल, जैसे आपका, मेरा, सबका, ह्यूमंस का सैंपल, ह्यूमन बींग्स का डीएनए सैंपल्स जो है उसको लिया जाए, उसको स्टोर किया जाए, उसको टेस्ट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मेन पर्पस था क्रिमिनल्स के लिए, कि कभी भी कोई क्रिमिनल का इतना रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में होगा कि किसी का कहीं पे क्राइम स्किन से हमको फिंगरप्रिंट मिल गया, हेयर का टुकड़ा मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो हम पता लगा पाएंगे। अगर वो क्रिमिनल हमारे डेटाबेस में होगा तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशंस ईजी हो जाएंगी, इंसान को पहचानना ईजी हो जाएगा। लेकिन डीएनए टेस्टिंग तो ऑलरेडी भी फॉरेंसिक्स जो है वो यूज़ होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए हमारे देश में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, माँ बाप किसी के पता लगाने के लिए, डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए ऑलरेडी भी ये यूज़ होता है। तो प्रपोज्ड लॉ क्या चाहता था कि इसके ऊपर एक सुपरविजन रहे जो इन प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करे, गाइडलाइंस बनाए, ताकि डीएनए टेक्नोलॉजी को मिसयूज ना किया जाए। गवर्नमेंट ये रीजंस दे रही थी। अब ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए दो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बन रहा था, एक डीएनए डेटा बैंक बन रहा था, जहाँ पे सारे सैंपल स्टोर किए जाएंगे नेशनल लेवल पे। रीजनल सेंटर्स भी इस बोर्ड के बन रहे थे, जहाँ पे डेटा बैंक रह सकता है, स्टेट लेवल पे भी रह सकता है। नाउ ऑब्जेक्शंस क्या है, कि ये सब सुनने में तो अभी अच्छा लग रहा है कि ठीक है, इसे देखो कितना फायदा होगा, तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस क्या है। अब डिबेट थी कि आप ये सब तो कर रहे हो, लेकिन आर यू श्योर कि जो आपका डेटा बैंक है आप उसको इतना सिक्योर रख सकते हो कि वो किसी के खिलाफ यूज ना हो। जैसे अमेरिका में आपने देखा ना कि क्या हुआ था ट्रम्प के टाइम पे, क्या बोलते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्शंस इन्फ्लुएंस कर दिए गए थे, राइट, इन्फ्लुएंस हो गए थे। जब उनको पता था कि ये लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते तो उनको इन्फ्लुएंस किया गया। तो यहाँ क्या कहा गया कि ये किसी को, ये इन्फॉर्मेशन, डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है, किसी को एब्यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज और डिस्क्रिमिनेशंस रहती हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है, एंड आर वी रेडी टू हैव एंड होस्ट दिस काइंड ऑफ डेटा बैंक्स। सो ये जो प्रोविजंस थे, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही थी कि डीएनए इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, प्राइवेसी इंडिविजुअल्स की जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। तो फॉर ईयर्स इस बिल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि अगर हम इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, तो इससे इंसान की, हर एक सिंगल इंसान की वायलेशन हो सकती है। अगर आप सोच के देखिए किस तरह की वायलेशन हो सकती है। बहुत से, सपोज किसी ने आपसे कोई काम निकालना है, गलती से उसके हाथ में आपकी डीएनए इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, तो कोई इंसान अपने रिलीजन के बारे में बताने के लिए हैप्पी नहीं है, ऑल्दो दैट इज़ ओके, या उसको कोई बीमारी है जिसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर सकता, कोई उसको ब्लैकमेल कर सकता है। सो मैनी थिंग्स जो हम सोच भी नहीं सकते डीएनए से हो सकती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने ये पॉइंट आउट किया कि डीएनए प्रोफाइल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखती हैं, राइट। आपकी जिस तरह से आजकल हम बायोमेट्रिक करते हैं, हमारे फेस से फ़ोन्स खुलते हैं, सब कुछ, कल को हो सकता है कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच जाए कि किसी के डीएनए से कितना मैनिपुलेशन किया जा सकता है। सो इसको कास्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इसको बोला गया कि फ़िलहाल इसको होल्ड रखा जाए। तो स्टैंडिंग कमेटी ने 2021 रिपोर्ट में क्या कहा कि बिल जो है टेक्निकल है, सेंसिटिव है, कॉम्प्लेक्स है। बहुत से मेंबर्स ने ऑलरेडी अपने कंसर्न्स बताए थे मिसयूज़ होने के लिए, और मेन मिसयूज़ का फैक्टर यहाँ पे याद रखना रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल व्यूज़ को लेकर है। सो इसको देखते हुए यहाँ पे इसको विड्रॉ किया गया। और गवर्नमेंट ने वैसे ये कहा था, उन्होंने बिल को डिफेंड किया था कि और बहुत से देश हैं, 60 देश हैं ऐसे दुनिया में जो सेम लेजिस्लेशन चला रहे हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे मेंटेन्ड है, प्राइवेसी मेंटेन्ड है, डेटा प्रोटेक्शन वहाँ पे होता है। उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ 17 सेट ही इंपॉर्टेंट होते हैं इतने सारे डीएनए सैंपल्स में से, जो कुछ भी रिवील कर सकते हैं। सो यूनिक आइडेंटिफायर उसी को यूज़ किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट वाज सेइंग कि हम ये संभाल लेंगे, बट कमेटी का रिमोट ऐसा नहीं आया। सो आप देख सकते हैं कि इसको विड्रॉ फिलहाल किया गया है। नाउ लेट्स सी इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या किस तरीके से इसको कभी फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। विल कीप एन आई ऑन दैट। सो आई होप
आपको इस पूरे टॉपिक की समझ में आई होगी। बाकी देयर इज अ कोट फॉर यू, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको एंजॉय करके आप आगे बढ़िए, बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसको सोचिए, पॉजिटिव रहिए और उसके लिए काम करते रहें। थैंक यू सो मच।